तो ये कहीं ना कहीं हार की वजह से नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं। हमने सुना कि जदयू कार्यालय में हो सकता है कि वो बैठक करें, या फिर हो सकता है कि अपने आवास पर अपने मंत्रियों को बुलाकर वो बैठक करें, समीक्षा बैठक करें कि कैसे हम ये सीट हार गए। जनता पहले ही कही कह रहे उपचुनाव में तो आप लोग जीत ही नहीं रहे हैं, इसमें क्या कैसे जीतिएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं 2025 को लेकर के नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। रुपौली में कल रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन अब दोनों अलर्ट हो गई है। अब इसी क्रम में सीएम नीतीश ने जो है बैठक बुलाई और चार सीटों पर जो अब उपचुनाव होने हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी में जो अब चुनाव होना है, इसको लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है। आज का हमारा मुद्दा इसी पे है। रुपौली सीट पर हार के बाद टेंशन में नीतीश ने बुलाई आपात बैठक। इन 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब मंथन शुरू। इसके साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कल रुपौली का रिजल्ट आया जो काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट था। रुपौली पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आप सभी दर्शकों को अच्छे से पता है। कल हमने एक चर्चा किया था कि पप्पू यादव का बदला जो है वो पूरा हो चुका है, तेजस्वी यादव से भी और एनडीए गठबंधन से भी। अब देखिए, रुपौली के बाद 4 सीट जिसकी आपने चर्चा की है, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पर आरजेडी ने यहाँ के विधायकों को उतारा था और अब ये चारों सीटें खाली हो चुकी हैं। यहाँ पर भी जदयू और एनडीए की साख दांव पर लग जाएगी। अगर प्लानिंग सब कुछ नहीं अच्छे से हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी मामला एनडीए के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव के परिणाम के बाद 2025 में तेजस्वी यादव खुद को बड़ा मजबूत कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने कई मैनिफेस्टो जारी किए हैं। सबसे बड़ा हथियार है तेजस्वी यादव के पास रोजगार का। 17 महीनों में उन्होंने जो शिक्षकों को रोजगार दिया है, इस रोजगार ने तेजस्वी के प्रति गजब का इन्फ्लुएंस युवाओं में कर दिया है और जिसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि रुपौली की जो सीट थी वो जदयू की सीट थी। यहाँ से जदयू से बीमा भारती लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन बीमा भारती के पाला बदलने की वजह से वहाँ के लोगों में नाराजगी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गंगोता समाज एक बड़ा इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग में। तो गंगोता समाज के लोगों ने भी नाराजगी जाहिर कर दी नीतीश कुमार के प्रति, क्योंकि यहाँ पर 2 मंडलों की लड़ाई में यहाँ पर जो राजपूत समाज के एक शंकर सिंह हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। देखिए, लोग कई सालों से एक ही चेहरे को देखते आते हैं, तो सोचते हैं कि चलो 1 साल बाद तो फिर चुनाव होगा, 1 साल हम देख लेते हैं। मुझे याद है कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में दरौंधा एक विधानसभा आता है, वहाँ पर उपचुनाव हुए थे। कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह वहाँ से बीजेपी से निर्दलीय जीते थे। वहाँ पर 1 साल बाद उन्होंने ऐसा काम 1 साल में कर दिया कि 1 साल बाद फिर लोगों ने उन्हें मौका दे दिया और वहाँ से जीत गए। वही परिस्थितियाँ अगर शंकर सिंह के पक्ष में रहती हैं, शंकर सिंह भी अगर ऐसा करते हैं, तो 1 साल बाद भी शंकर सिंह ही वहाँ जीतेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ वो किस पार्टी से वहाँ पर वो लड़ते हैं, जीतेंगे। कौन सी पार्टी उनको अपना बनाती है। वो तो थे चिराग पासवान की पार्टी में। चिराग पासवान की पार्टी को चूंकि ये टिकट मिलता नहीं, क्योंकि जदयू की टिकट थी, तो चिराग ने भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नीतीश कुमार के साथ है, गठबंधन के साथ है, गठबंधन बचाना भी है, तो हम नीतीश कुमार को ही समर्थन दे देते हैं, जदयू को ही समर्थन दे देते हैं, ये 2025 में हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो इस वजह से चिराग ने भी हल्ला नहीं किया। तो है तो चिराग के ही सिपाही वो, और अंत में मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को भी वो समर्थन दे सकते हैं, उनके पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हार की वजह से नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सीट मंडल को भी हमने उतारा था, पिछली बार बीमा भारती थी, वहां पर वो जीत हासिल करते आ रही थी। उनके पति जो हैं उनका बड़ा वर्चस्व है वहाँ पर। हालांकि पाला बदलने की वजह से नीतीश से भी नाराजगी बढ़ गई और नाराजगी आरजेडी से भी बढ़ गई कि एक तो हमने उनको हरा दिया था लोकसभा में, फिर हारे हुए प्रत्याशी को ही आप टिकट दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हमने मूड बना लिया, शंकर सिंह निर्दलीय जीतेंगे। लोकसभा में भी वही हुआ था, निर्दलीय ही जीते थे पप्पू यादव। तो इस वजह से, इस हार की वजह से नीतीश कुमार, हमने सुना कि जदयू कार्यालय में
हो सकता है कि वो बैठक करें, या फिर हो सकता है कि अपने आवास पर अपने मंत्रियों को बुलाकर वो बैठक करें, समीक्षा बैठक करें कि कैसे हम ये सीट हार गए। क्योंकि बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक लिटमस टेस्ट है 2025 चुनाव। सेमीफाइनल कहा जा रहा है ये चारों सीट। बिल्कुल बिल्कुल सेमीफाइनल हो सकता है। तो इस सीट पर अगर आप हार जाएंगे तो 25 में क्या लेके जाइएगा, आप जनता के बीच क्या संदेश लेके जाइएगा? जनता पहले ही कह रहे उपचुनाव में तो आप लोग जीत ही नहीं रहे हैं, इसमें क्या कैसे जीतिएगा? तो इस वजह से कहीं ना कहीं 2025 को लेकर के नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन 4 सीटों पर इधर आरजेडी ने भी अपनी मजबूती दिखानी शुरू कर दी है। बेलागंज की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पे सुरेंद्र यादव जहानाबाद के अब एमपी हो चुके हैं। बेलागंज जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर सुरेंद्र यादव की जीत के बाद अब यहाँ पर चर्चा ये तेज है कि यहाँ पर विश्वनाथ यादव जो उनके बेटे हैं उनको यहाँ पर आरजेडी उतारा जा सकता है। देखिए 4 सीटों पर अब जितने सारे विधायक जो थे वो एमपी बने हैं, वो अपने बेटे को सेट करने में लग गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि हम रिस्क लें। रुपौली उपचुनाव में उन्होंने किसी से भी चर्चा नहीं किया, एक टेबल टॉक होना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था अपने गठबंधन के साथियों से, उन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की। आनंद फानन में उन्होंने उतार दिया, सब चुप रहे कि नहीं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नीतीश कुमार को के साथ गठबंधन अपना बचाना है तो हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, नीतीश जो फैसले ले रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अब ये फैसला घातक हो जाएगा एनडीए गठबंधन के लिए अगर इन 4 सीटों पर नीतीश मंथन नहीं करते हैं तो। आरजेडी की अगर बातचीत की जाए तो सुरेंद्र यादव यहाँ पर अपने बेटे विश्वनाथ यादव को उतार सकते हैं। अब विधानसभा चुनाव में वर्चस्व उन्हीं का चलता है जो वहां पर लोकसभा में सांसद बन के आते हैं। सांसद कौन है? सुरेंद्र यादव हैं। तो किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि उनका बेटा का अगर टिकट मिलता है विश्वनाथ यादव को तो वो यहाँ पर जीते, वो सारा तंत्र अपना लगा देंगे वहां पर अपने बेटे को जिताने के लिए। और आरजेडी हो सकता है कि टिकट दे भी दे यादव को जिताने के लिए। ये है भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन इस बार का पैटर्न बदल गया। भूमिहार के कई नेता यहाँ पर उतर गए, जिस वजह से भूमिहारों का एक वोट खिसक गया और एनडीए से नाराजगी थी, चूंकि जदयू ने उसी व्यक्ति को दोबारा रिपीट कर दिया जिस व्यक्ति से लोगों में एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। तो इस वजह से लोगों ने विश्वास नहीं जताया और सुरेंद्र यादव को वहां से जिता दिया। अब बात करते हैं इस सीट की 2020 की। 2020 में एलजेपी और जदयू दोनों इस सीट पर लड़ी थी। एलजेपी ने, आप सबको पता है कि क्या हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में, नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने जहां पर जदयू के विधायक उतरे थे वहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया था। तो एलजेपी का ये सीट रहा है, कई वोट जो है काफी संख्या में उन्होंने अपने तरफ खिसका लिया। अब ये जदयू से यहाँ पर कौन उतरता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इस सीट के बारे में अगर हम आपको बताएं, पूरे जहानाबाद में हम लोग लोकसभा में घूम रहे थे तो नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी है। अगर बीजेपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी यहाँ पर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती है तो मुझे लगता है ये सीट निकल सकता है, क्योंकि जदयू से नाराजगी है। अगर जदयू ने फिर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा तो ये मान के चलिए बेलागंज की सीट भी नीतीश कुमार के हाथ से निकल गई। तो संभावित है कि यहाँ पर एलजेपी उतरेगा अगर ये टेबल टॉक होता है तो, नहीं तो सब सीट होता है। हाँ, सब सीट अगर हारना ही है तो नीतीश कुमार अपने मन से करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इमामगंज की सीट। जीतन राम मांझी यहाँ पर गया से सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। अब इस सीट पर इमामगंज में वो पहले विधायक थे, लेकिन अब ये सीट चूंकि अभी एमपी हो गए हैं तो सीट खाली हो गई है। तो यहाँ पर अपने दूसरे बेटे प्रवीण मांझी जिनको उतारने की चर्चा चल रही है। अब देखिए ये सीट भी जीतन राम मांझी नहीं चाहेंगे कि ये सीट जदयू का चला जाए। पिछले बार यहाँ से जदयू के प्रत्याशी उतरे थे, हो सकता है कि इस बार जीतन राम मांझी जो हैं वो अपने बेटे प्रवीण मांझी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं तो शायद वो जिता सकते हैं, क्यों निकाल सकते, क्योंकि वहां पे सांसद है। मैंने पहले ही कहा कि विधानसभा में उन्हीं का सिक्का जमता है जो वहां से लोकसभा में सांसद हैं, वो सारा तंत्र लगा देंगे वहां पर। और देखिए दूसरा फायदा ये होगा कि अगर इनके बेटे को प्रवीण मांझी को, चूंकि पहले बेटे तो के बिहार सरकार में मंत्री भी हैं संतोष सुमन, दूसरे बेटे को अगर ये उतारते हैं तो एक फायदा इसमें ये होगा कि जीतन राम मांझी के साथ साथ ये बगल की
सीट जो जहानाबाद की है, चिराग पासवान भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और गया में भी चिराग पासवान के बहुत सारे फैन फॉलोअर हैं। चिराग पासवान भी यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये सीट यहाँ से निकल सकती है अगर इनके बेटे को टिकट दिया जाता है। नहीं तो फिर इमामगंज में आरजेडी भी लगी हुई है एक मजबूत प्रत्याशी को उतारने के। को मिल भी जाए फिर अब आरजेडी को फिर निकाल भी सकता है। तीसरे में तरारी में आते हैं, सुदामा प्रसाद अब एमपी हो चुके हैं, ये भी अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं सुदामा प्रसाद। अगर इस सीट पर पिछली बार की तरह भी अगर इस सीट पर इन्हें नहीं उतारा गया, यहाँ पर कोई प्रत्याशी अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया, तो ये सीट भी मुझे लगता है कि हाथ से निकल सकता है। अगर तरारी विधानसभा की बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं उनके बारे में अगर बातचीत की जाए तो भाकपा माली की ये सीट है और इस सीट पर किसी की भी दावेदारी की चर्चा अभी तक नहीं हुई है। भाकपा माले इसको लेकर के मंथन में जुटा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट पर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और संभावित है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी ढूंढ भी लिया है। तो इस सीट पर तरारी में भी अगर ये यहाँ से अगर बीजेपी किसी मजबूत कैंडिडेट को नहीं उतारेगी, जदयू ही अगर ये सीट चाहेगी, तो मुझे लगता है कि इस सीट पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है। जी, अब चौथे नंबर पर आते हैं, रामगढ़ की सीट है। रामगढ़ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है और बक्सर में दर्शकों आप सभी को पता है कि क्या हुआ इस बार। मिथिलेश तिवारी जो जदयू के प्रत्याशी थे, सांसद की रेस में थे, शुरुआत में हमने देखा काउंटिंग में बहुत आगे चल रहे थे। बीच में ऐसा हुआ कि वहां पर वो पिछड़ते चले गए। सुधाकर सिंह जो आरजेडी से और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके बेटे वो आगे हो गए और वहां से आज वो सांसद हैं। रामगढ़ की सीट पर वो विधायक थे। तो इस सीट को लेकर के भी मंथन चल रहा है। बीजेपी अशोक सिंह को यहाँ पर उतारी थी। बीजेपी के प्रति एक नाराजगी है, इसलिए क्योंकि अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया था, इस वजह से बीजेपी में नाराजगी है। अगर यहाँ पर टेबल टॉक करके बीजेपी रणनीति के तहत यहाँ पर अगर किसी घटक दलों में से दूसरे को देती है, चिराग को दे दे, या हो सकता है कि इस सीट पर चिराग के अलावा अगर बातचीत करे तो जीतन राम मांझी की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर भारतीय जनता पार्टी ही अपना उतार दे, चूंकि पिछले बार अशोक सिंह लड़े थे यहाँ से, ये अगर उतार दे तो संभावित है कि ये सीट निकल जाएगा। अगर जदयू उतारती है तो फिर जदयू उतारेगी तो मुझे लगता है कि इस सीट पर कोई चांस नहीं बनता है, नहीं जीत पाएंगे जदयू के प्रत्याशी यहाँ पर। तो ये बड़ा मुश्किल है उपचुनाव में खुद को साबित करना। नीतीश कुमार को भी साबित करना है, नीतीश कुमार को भी अपनी पार्टी को तीसरे नंबर से अब 1 नंबर पर बनाना है, लेकिन बात रणनीति की ही है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी बीते दिनों कि एनडीए गठबंधन में जो है मतलब आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, गठबंधन के साथ ही बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव 2025 में विधानसभा का है, टिकट कैसे बांटा जाएगा। अगर देखिए, एक हमारे संपादक एक बात कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है तो वो केंद्र सरकार अपना फायदा देखती है कि मुझे अपना सरकार बनाना है, किसको हम मतलब प्रचार के लिए बुला सकते हैं, किसको मेहनत करा। अब यहाँ पर 2025 में नीतीश कुमार का चुनाव है, तो नीतीश कुमार को बैठ के सबसे टेबल टॉक करना होगा कि इस 4 सीट पर, रुपौली में तो हम हार गए, लेकिन इस 4 सीट पर हमें कैसे प्लान बनाना है, कैसे रणनीति तय करनी है ताकि हमारा ये सीट बचा रहे। 2024 में उपचुनाव में अगर हम यहाँ पर अपनी विश्वसनीयता कायम रखेंगे तो 25 में भी जाहिर सी बातें कायम रहेगी। अब ये 6 सीटों पर अगर ये नहीं जीतेंगे, ये सभी एक बार देखिए फिर से ये शाहाबाद की क्षेत्र हैं, गया की सीट भी शाहाबाद से जुड़ा हुआ है। अगर इन सीट पर ये नहीं जीतेंगे तो फिर से विधानसभा में आप सोचिए 6 सीट यहाँ पर उन्होंने गंवाया, तो 6 सीटों में 6 विधानसभा में आप कंक्लूड कर लीजिए कितनी सीटें, लगभग 1-2 दर्जन से ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन गंवा देगी। तो ये जाहिर सी बात है नीतीश कुमार टेंशन में होंगे ही। इसको लेकर के आने वाले दिन में कब चुनाव होगा, चुनाव आयोग क्या रणनीति बनाता है, चुनाव आयोग कब डेट देता है, उससे पहले अगर नीतीश कुमार ने बैठक कर लिया तो समझिए एनडीए के हाथ में सीट है, वरना आरजेडी को ये जाता हुआ सीट दिख रहा है। जी, चर्चा गर्म में इतना ही। तो आपने देखा किस तरीके से 4 सीटों पर जो है अब सीएम नीतीश मंथन कर रहे हैं। चर्चा गर्म में इतना ही। खबरों का बाजार लगातार गर्म है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।